नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसका 5वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ, इसका दूसरा भाग आज अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रथम भाग का अध्ययन किया, तो आइए आगे अध्ययन आरंभ रखते हैं। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ भाग 2। पिछले भाग में हमने अध्ययन किया मेवाड़ चित्रशैली और मारवाड़ चित्रशैली और उनकी उपशैलियाँ। आज हमारे अध्ययन का भाग रहेगा हाड़ौती शैली से आरंभ करेंगे। तो आइए हाड़ौती शैली। सोहान वंशी हाड़ों का प्रभु तो बूंदी कोटा झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। यानी यह क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाने के पीछे हाड़ा सोहानों के शासन का क्षेत्र था, इसलिए कोटा बूंदी झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे हाड़ौती कहा गया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़ की जो चित्रशैली है, इन्हें संयुक्त रूप से हाड़ौती शैली का ही भाग माना जाता है। तो आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बूंदी शैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। यानी किसका प्रभाव था बूंदी शैली पर? तो मेवाड़ शैली का प्रभाव। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी के चित्र मिलते हैं। यह बूंदी चित्रशल कला है, बेहद ही समृद्ध है। राव शत्रुसाल एवं छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। तो छत्रसाल हाड़ा बूंदी के शासक। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखे, रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राव छत्रसाल ने करवाया, जो कि भित्ति चित्रों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इनकी दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी की हुई है। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनुरीत सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया। यानी ये मुगलों के अधीन थे और मुगलों के निर्देशन पर दक्षिणी भारत के अभियानों में ये गए, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव सुमिष्ट हुआ है। इनके काल में दक्षिण के जो चित्रकार थे, दक्षिण की जो चित्रशैली थी, उनकी प्रभाव बूंदी की शैली में दिखाई दिया, क्योंकि ये शासक वहाँ गए, वहाँ के चित्रों को देखा, वहाँ के कलाकारों से मुलाकातें हुई। यानी वहाँ का प्रभाव बूंदी की शैली पर भी पड़ा। चित्रशाला के निर्माण राव उदय सिंह के समय हुआ, उमेद सिंह के समय हुआ। एंड चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने। राव उमेद सिंह का जंगली सूर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 का प्रसिद्ध है, बेहद इम्पोर्टेंट। यानी जंगली सूर का शिकार करते हुए राव उमेद सिंह का चित्र 1750 का कौन सी शैली का है? तो बूंदी शैली का है। इससे आगे राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादल, जलाशयों आदि में चित्रण बहुलता से दृष्टिगोचर होते हैं। यानी बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं राव उमेद सिंह के काल में आई, और ये सतरंगे बादल विशेष रूप से याद रखें। बूंदी शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई छोटी होती हैं। आकाश में उड़ते हुए काले गजरारे मेघ यानी बादलों के चित्र, बिजली की कौंध चमकती हुई बिजली, घनघोर वर्षा, नदी से उठते जल तरंग, हरे भरे वृक्ष और उन पर सहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ों की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण का विशेष महत्व दिया गया है, बेहद ही इम्पोर्टेंट। पशु पक्षियों के चित्रण को वे महत्वपूर्ण स्थान कौन सी शैली में दिया गया है? तो बूंदी शैली में। स्थापत्य की राजपूती वैभव और श्वेत गुलाबी, लाल, हिंगुल, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। यानी इन रंगों का विशेष प्रयोग हुआ बूंदी शैली में। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि इस शैली के चित्रधार रहे हैं। इस शैली के चित्रकारों में सृजन
अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। ये बूंदी शैली के चित्रकारों के नाम आप नोट करें। बूंदी शैली के बाद अध्ययन का विषय है कोटा शैली। तो कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह, इनका शासनकाल 1661 से 1705 को है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति के विशेष महत्व दिया। तो कोटा शैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव किसके काल से पड़ता है? भीम सिंह के काल से। भीम सिंह कोटा राज्य कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। यानी कृष्ण भक्ति के कारण वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस शैली पर दिखाई देता है? कोटा शैली पर। कोटा शैली का सर्वोत्कर्ष काल है उमेद सिंह के, आगे देखते हैं। उमेद सिंह के समय हुआ। कोठा की मुसविखाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़े बड़े वासलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली की विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार की बहुरंगी विविधतापूर्ण चित्रण हुआ, जो कि इस शैली का प्रतीक बन गया। यानी ज़्यादा बरसात को होती, बिजली, हरे भरे पहाड़, जंगली जानवर, ये हाड़ौती शैली की विशेषता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, पहाड़ी क्षेत्र हर वर्ष भर हरा भरा रहता है। तो जैसा चित्रकार जैसी प्रकृति देखते वैसा ही चित्रण होता था। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। किस शैली में नारियों एवं रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया? तो कोटा शैली में। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, इन चित्रकारों को भी आप नोट करें। ये दोनों इम्पोर्टेंट बातें। स्त्री आकृतियों की कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलकाविल नारी आकृति में जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृतियों में वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मार्शल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछे, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण सभी विचार शांत लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के पीले एवं नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग हुआ, ये भी नोट करें। प्रत्येक चित्र शैली के कलाकार, उस शैली के प्रमुख चित्र और उस चित्र शैली की विशेषता, यही प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं और आप इन तीनों को नोट करें। एक तरफ कला चित्र शैली, फिर कलाकार, फिर चित्र शैली की विशेषता, प्रमुख रंग, और कोई महत्वपूर्ण चित्र हो तो उनको भी नोट करके आप बहुत ही कम एक पेज के नोट्स बनाकर चित्रशैली, चित्रकला के टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। कोटा के बाद हम चलते हैं झालावाड़ शैली। तो आइए देखते हैं झालावाड़ शैली। झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। झालावाड़ शैली का निर्धारण अभी होना शेष है। यानी कि चित्र किस किस के मिलते हैं? राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण की लीला, रामलीला के, राजसी वैभव के यानी राजसी ठाट बाट के। झालावाड़ शैली के बाद हाड़ौती शैली यहीं अपनी समाप्त होती है। उसके बाद चौथी और अंतिम चित्र शैली ढूंढाड़ शैली। तो ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र, प्राचीन काल में ढूंढाड़, और ढूंढाड़ शैली में प्रथम आती है आमेर शैली। जयपुर के चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रशैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। जयपुर चित्रशैली है वो आमेर से ही आई, क्योंकि आमेर जयपुर से पहले राजधानी था इस क्षेत्र का। आमेर शैली की प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी नामक ग्रंथ है। इस समय में बनी रजमनामा 1588 ईस्वी प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। यानी किसके लिए यह रजम खाना तैयार किया गया था? तो अकबर के लिए। इस रजम खाने में 169 बड़े आकार के चित्र एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद की ब्रिटिश चित्रण शैली के निर्मित किए गए, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्रशैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा
जयसिंह 1621 से 1667 के राज्यकाल का रहा है, यानी इनका भी बहुत ही विशेष योगदान है इस चित्रशैली को पनपाने में। मेजा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और राधा कृष्ण और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में बनाए। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में भी मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो कि अपने भित्ति चित्रणों व अलंकरणों से क्या है, सुसज्जित है। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथों का अपनी रानी के लिए क्या करवाया, चित्रण करवाया था 1639 में। और मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जिस पर भी सुंदर क्या है, चित्र अलंकृत किए गए हैं। आमेर शैली की बात हम चलते हैं जयपुर शैली। तो महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा, यानी बेहद ही अच्छा काल था किसका, सवाई जयसिंह प्रथम का काल। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, राजमार्गों की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की क्या की थी, स्थापना की। यानी हमने पीछे भी देखा जब हम वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, तो 36 कारखानों की स्थापना किसने की थी, सवाई जयसिंह प्रथम ने, जिनमें सूरत खाना भी एक था। यानी हमने देखा सूरत खाना, ये चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। यहाँ पर सूरत खाने में चित्रकार क्या करते थे, चित्र बनाते थे। इस समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला के चित्रों का निर्माण हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट करें। महाराजा सवाई ईश्वर सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरतखाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। ईश्वर सिंह के समय ये सूरतखाना कहाँ गया, ये सूरतखाना आमेर से जयपुर लाया गया। इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। इनके समय में किया, साहिब राम और लालचंद ईश्वरी सिंह के समय। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र एवं आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली। साहिब राम आदमी के सिर से लेकर पांव तक का चित्र बनाते थे। लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्रण बनाए। इन जानवरों की लड़ाई के चित्र किसने बनाए जयपुर शैली में, तो ये लालचंद ने बनाए। सवाई माधो सिंह के प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख एवं लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकृत मणिकुट्यम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। यह सवाई माधो सिंह के समय चित्रकार रंग न भर के अलग अलग डिजाइनों के चित्र बनाते थे, यानी उसमें मोती भरते थे, लाख लकड़ी भरते थे। सवाई माधो सिंह के प्रथम के समय गलता के मंदिर, सिसोदिया रानी के महल, चंद्रमहल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक चित्रण हुआ है। यानी ये सवाई माधो सिंह के काल, यानी भित्ति चित्रण हुआ सवाई माधो सिंह के काल में। यहाँ पर लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वर सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। ये दोनों का काल जयपुर में काफ़ी अंदरूनी कला का काल, लेकिन इनके समय का प्रमुख चित्रकार कौन था, लाल चितेरा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्र बनाने के लिए नियुक्त थे। यानी प्रताप सिंह कला प्रेमी, और इनके समय में 50 से अधिक चित्रकार इस चित्रखाने में, यानी चित्र बनाने के लिए जो विभाग बनाया था सूरत खाने में काम करते थे। और इनमें प्रमुख थे राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीला, नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि चित्रण प्रधानता से हुआ था। किसके समय, सवाई प्रताप सिंह के समय। महाराजा सवाई राम सिंह काल का विकास के लिए, कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को सन 1857 में स्थापित की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, राजस्थान स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थापना किसने की, सवाई राम सिंह ने, कब, 1857 में, जब क्रांति का काल था। भित्री चित्रण, पोती चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मक बनाए रखा। बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर की भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है, जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आयरिश तथा मोरकसी कहा जाता है।
यानी ये जयपुर की विशेषता। आला गीला पद्धति, इस पद्धति में सोने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का आरंभ आमेर से हुआ, जो कि कछवा मुगल संबंधों का प्रभाव का क्या था, परिणाम था। तो आला गीला पद्धति का संबंध जयपुर से। जयपुर शैली के प्रभाव ईसरदा यानी आसपास के ठिकानों तक था। सिवाड़, जिलाय, उनियारा, चौमू, चामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर फिरा, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। यानी इस रियासत का प्रभाव, इस राज्य की कला का प्रभाव आसपास के ठिकानों पर भी था। फिर आते हैं अलवर शैली, आमेर शैली का ही उपभाग अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। तो अलवर शैली कब से स्वतंत्र अस्तित्व में आई? 1775 से। किसके काल? राव राजा प्रताप सिंह का काल, जिसके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। यानी इन दोनों को आप याद रखें, ये पहले जयपुर शैली में आते थे, फिर आगे का अलवर। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र इन्हीं के समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र है। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने चित्रकला की शुरुआत की थी। बलदेव, डालूराम, सालगा एवं सालिग्राम इनके अन्य राज्य के प्रमुख चित्र थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रकला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। याद रखें, इंपोर्टेंट तथ्य है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। यानी ये याद रखें, अलवर के विनय सिंह किससे चित्रकारी सीखते थे? तो बलदेव से। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की अनोखी घटना थी। इस ग्रंथ की तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपये का व्यय हुआ। इसके चित्र बलदेव एवं गुलाम अली ने बनाए थे। किसके? गुलिस्ता के। बलवंत सिंह के समय में सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं पिटवा पटचित्रों का निर्माण किया। यानी ये उस समय के प्रमुख चित्रकार अलवर शैली के। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हुए। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। तो याद रखें, नफीरी वादन का चित्रण कहाँ हुआ है? तो अलवर शैली में हुआ है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेष हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है। ये भी इंपोर्टेंट तथ्य है। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपोलिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली के अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्रशैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेष जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस शैली में पुरुषों के मुख्य आकृति आम के शक्ल में बनाई गई। विशेष तौर से याद रखें, पुरुषों के शक्ल की आकृति आम के आकृति में किस शैली में? अलवर शैली में। स्त्रियों के कद कुछ ठिकने उठी हुई वहनियाँ, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की क्या है? अपनी विशेषताएं। वेश्याओं का चित्र केवल अलवर शैली में ही किया गया है। ये बेहद ही इंपोर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा भी गया है। वेश्याओं का चित्रण कौन सी शैली में? तो एकमात्र शैली जहाँ वेश्याओं का चित्रण किया गया है वो अलवर शैली है। सुंदर बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की अपनी क्या है? निजी विशेषता है। अलवर के बाद है उनियारा शैली। उनियारा नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम, लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली को उत्कृष्ट चित्र। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर की समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। तो किस शैली का प्रभाव है? जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव है उनियारा शैली पर। फिर है शेखावटी के भित्ति चित्रण। बेहद ही इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से शेखावटी के भित्ति चित्रण।
तो जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा। शेखावटी के भित्ति चित्रण पर किसका प्रभाव है? तो जयपुर शैली के भित्ति चित्रण का। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी आरंभ तक शेखावटी के श्रेष्ठ जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया है। शेखावटी के सेठों ने विशाल हवेलियों का निर्माण करवा के भित्ति चित्रण करवाए। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिचाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन स्थानों पर बनी हवेलियों पर भित्ति चित्रण बहुत ही आकर्षक किया गया है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? शेखावटी को। कारण इन हवेलियों पर किया गया आकर्षक भित्ति चित्रण के कारण। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, शोभेदार चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दानों और की दीवारों पर अंकन, इन हवेलियों की विशेषता। सज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदाहन, विचित्र पशु पक्षी, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। ये सभी चित्रण हवेलियों पर किए गए। हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली का विशेष देन है। शेखावटी की भित्ति चित्रण में कथई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का शरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रण संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य किया है। तो शेखावटी की विशेष हवेलियाँ हैं, जो विशाल हवेलियाँ हैं, उनकी जो चित्रकला है, उन पर की गई चित्रकारों की जो कलाएं हैं वो आज क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। और इन पे कत्थई, नीले और गुलाबी रंग का उपयोग ज़्यादा किया गया है। और इनके संरक्षण का प्रमुख कार्य किसने किया है? फ्रांस के नदीम ला प्रेस ने फतेहपुर की हवेलियों के संरक्षण का कार्य किया है। अब चित्रकला के बाद पाठ का दूसरा इम्पोर्टेंट भाग, लोक कला। आम इंसान के द्वारा बिना किसी ताम झाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वही लोक कला है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति के वास्तविक वाक एवं प्रस्तुत करता होती है। ये लोक कला की विशेषता हो गई। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं में हम प्रथम देखेंगे सांझी। क्या देखेंगे? सांझी। नमस्कार मित्रों, चित्र शैलियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया कक्षा 10वीं की पुस्तक में। राजस्थान की चित्र शैलियाँ एवं लोक कलाएँ 5वां अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी जो अध्ययन कर रहे हैं हम राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम लोक कला है सांझी। तो ये देखते हैं, सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। तो विशेष याद रखें, सांझी कब मनाई जाती है? तो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। क्या प्रक्रिया रहती है सांझी को मनाने की? कैसे इनका पूजन किया जाता है? तो कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है, वह इसका पूजन करती है। यही मुख्य है। कुंवारी कन्याओं द्वारा इनका पूजन किया जाता है 15 दिन तक, और गोबर की सांझी बनाई जाती है। गोबर से आकृतियाँ उकेरती है दीवारों पर। इसे सांझी, इसके अनेक नाम है। सांझी, संजुली, सांजुली, सिंजी, सांझ के हांजी, हांजा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सांझी का अनेक नाम है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियाँ आदि का प्रयोग द्वारा एकदम दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति क्या कर देती है? बना देती है। सांझी को माता पार्वती के रूप में मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। तो सांझी का पूजन क्यों किया जाता है? तो सांझी का पार्वती के रूप में पूजन किया जाता है। कुमारी कन्या अच्छे वर और अच्छे घर की कामना करते हुए इनका पूजन करती है। पहले से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक प्रतिदिन बनाए जाते हैं। यानी सांझी के आरंभ से प्रथम से 10वें दिन तक 1 या 2 ही चित्र हर दिन बनाए जाते हैं प्रतीक रूप में। किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जैसे संध्या कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक,
7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नंगाड़े, 9वें दिन बंधनवार, 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। ये चित्र लगातार क्रमिक रूप से बनाए जाते हैं। आखिर 5 दिन संध्या कोट के बीचों बीच सबसे बड़ा आकार में सांझी माता व मानव पशु पक्षी आकृति आदि का चित्रण किया जाता है। इस तरीके से सांझी के बाद दूसरी लोक कला है मांडना। क्या है? मांडना। तो आइए देखते हैं मांडना के बारे में। मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। दीवारों को सुंदर दिखाने के लिए मांडने बनाए जाते हैं। घरों की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गली से मोर मोरनी, गमले, कलिया, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर घेवर, लहरिया, शौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। ये आकृतियाँ बनाई जाती है जिसे मांडना कहा जाता है। विविध आकृतियाँ। यदि कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौट आता है तो उस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। यानी पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। तीर्थ यात्रा से सकुशल घर वापस लौटने पर जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो पथवारी माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, व्रत आदि की आकृतियाँ भी बनाई जाती है। ये मांडने अत्यंत सरल होते हैं। वे भी अमूर्त एवं ज्यामितीय शैली के अद्भुत क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। मांडने बनाने कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। मांडनों के बाद है फड़, जिसका सवाल हर एग्जाम में लगभग कहीं न कहीं पूछ ही लिया जाता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। फड़ भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में सीपा जाति के जोशी सितेरे द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है। इन फड़ चित्रण का कार्य कौन करते हैं? जोशी सितेरे शाहपुरा भीलवाड़ा के ये प्रमुख रूप से फड़ चित्रण करते हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार है और एक पार्वती जोशी जो महिला चित्रकार भी है फड़ चित्रण की। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। भोपे होते हैं, ये फड़ का वासन करते हैं। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंत्रवादी यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वासन करते हैं। तो फड़ का वासन रावण हत्था है और जंत्रवादी यंत्र के साथ किया जाता है। जो बाबू जी की फड़ का वासन है वो रावण हत्था और देवनारायण जी की फड़ का वासन है वह जंत्रवादी यंत्र के साथ किया जाता है। और फड़ पर भी एक अच्छा शॉर्ट वीडियो मैं आपके अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। ये लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। फड़ इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों व उनके संबंधित चमत्कारों का चित्रण किया जाता है। फड़ में जिस भी लोक देवता संबंधित होती है उसकी कथाओं, उसकी सूरवीरताओं का बखान किया जाता है। चित्रों में मुख्य आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। मुख्य आकृति को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। फड़ में अन्य आकृतियाँ उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियों के नीली यानी देवी का चित्र नीले रंग में, देव लाल रंग में, राक्षस काले रंग में, साधु सफ़ेद व पीले रंग में और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य वीरता का क्या है? प्रतीक होता है। फड़ में फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कथे 2 सूती कपड़े यानी रेजी या रेजा पर गेहूँ या चावल के मांड में गोद लिया कर क्लप बनाया जाता है। रेजा के कपड़ा का उपयोग किया जाता है। जो फड़ के लिए ये किस तरीके से फड़ तैयार की जाती है इसके बारे में हम देखते हैं। एंड फड़ के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? 2 सूती कपड़े जिसे रेजा या रेजी का कपड़ा कहते हैं, उन पर गेहूँ या चावल के मांड में गोद लिया जाता है और क्लप लगाया जाता है। उन पर इनका लेप कर लिया जाता है। सतह तैयार होने से इसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। ये कपड़ा है, सूती कपड़ा है, इसे रेजा या रेजी का कपड़ा बोलते हैं। इस पर लेप कर दिया आटे का, गोल का, और फिर इनके ऊपर 5 से 7 रंगों की सहायता से ये चित्रकारी की जाती है। यानी जैसे पाबू जी की फड़ हो गई, ये पाबू जी की फड़ है तो इसके पाबू जी के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं का उल्लेख इस पर किया जाता है। रंगों में गेरू यानी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इनमें गेरू, हिरमिच, जांगल,
हरताल, प्योड़ी, चिंदूर, हिंगूल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सब प्राकृतिक रंगों के प्रयोग द्वारा इनको तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं यानी खुलाई केवल काले रंग से की जाती है। ये अंतिम रेखा जो काले रंग से बनाई जाती है, यानी विशेष नियमों के साथ इन फड़ों का चित्रण किया जाता है। फड़ के बाद लोक कलाओं में आते हैं पाने। तो क्या ये देखते हैं क्या होते हैं पाने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। यानी हम दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी का चित्र खरीदते हैं, वही एक तरीके पाना है, हम उसका पूजन करते हैं। यानी विशेष अवसरों पर ये पाने खरीदे जाते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम, कृष्ण, शिव पार्वती है, धर्मराज, देव नारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने ये राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है। श्रीनाथ जी का पाना अपने सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। इन पानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध किसके पाने हैं? श्रीनाथ जी के पाने ही है राजस्थान में, जिसमें 24 श्रृंगारों का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। तो इस तरीके से पानों के बाद आइए आगे चलते कावड़। तो श्रवण कुमार के पानों के बारे में देखा तो ये कावड़ मुख्य रूप से श्रवण कुमार से ही जुड़ा हुआ। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले में बच्ची गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। ये आप नोट करके रख ले, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं गांवों से संबंधित, तो ये बच्ची गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो ये हो गया कावड़ बनाने के लिए बच्ची गांव प्रसिद्ध है, जो खैरादी है उनका ये पुश्तैनी धंधा है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखे हुए कई नए प्रयोग किए। यानी मांगीलाल जी कावड़ कला के में निपुण कलाकार। इनकी बनी कावड़े देश विदेश में कई संग्रहालयों में क्या कर रही है? शोभा बढ़ा रही है। कावड़ जन जीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वास से जुड़ी है, इसलिए इसका भाषण श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूति हो जाते और माना दान करते हैं। यानी कावड़ के बारे में बहुत ही धार्मिक मान्यताएं हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है। कैसी होती है? मंदिर की आकृति की होती है, लकड़ी की, जिसके कई द्वार बने होते हैं, चारों ओर दरवाजे होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य। कावड़ को किस रंग से रंगा जाता है? तो लाल रंग से। वह उनके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। काले रंग से चित्र बनाए जाते हैं, यानी महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का चित्रण इसमें होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, गरुड़, लोक देवताओं जैसे पाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपी सुंदर, भरतरी की कथाओं अनुसार कावड़ में चित्रण करते हैं। इन चित्रों के माध्यम से कावड़ को सुसज्जित किया जाता है। इसके बाद क्या आप जानते हैं? ये तथ्य देखते हैं हम, क्या आप जानते हैं? मैं क्या दे रखा है ये पढ़ते हैं। गोड़लिया क्या होता है? गोड़लिया पशुओं के शरीर पर भी विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पशुओं के शरीर पर भी ऐसे विविध आकृतियों में दाग दिए जाते हैं। ये दाग सुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। ये विशेष उद्देश्यों से ये दाग दिए जाते हैं, पहचान के लिए या चोरी हो जाने पर अपने पशु को पहचानने के लिए। दागने की ये क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं। गोड़लिया क्या है? ये पशुओं पर बनाए गए दाग के निशान ही गोड़लिया है, और पशुओं के निशान बनाने की ये क्रिया क्या कहलाती है? अटेरना कहलाती है। पशुओं की इसने कई जाति विशेष के, कई अंचल विशेष के, तो कई विशिष्ट राजघरानों के प्रतीक है। यानी एक जाति के एक होते हैं, या किसी क्षेत्र विशेष के एक होते हैं, या फिर राजघराने के पशुओं के पर भी विशेष चित्र एक जैसे होते थे। दागने के इंसानियों की प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक, स्नेह, मानव आकृतियाँ, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विभिन्न आंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढेकनी, लोहे, पीतल के अक्षर,
अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते थे। ये है गोड़लिया। और एक है गाड़ोलिया जो लुहार होते हैं, घुमंतु जाती है, वो अलग है। ये कहाँ से लिया गया? सांझी कला डॉक्टर कहानी भानावत के पृष्ठ संख्या 18 से। फिर है मेहंदी। तो आइए देखते हैं मेहंदी, जो कि चर्चित हाल ही में सोजत की मेहंदी को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। मेहंदी राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से ही प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी की बारीक मांडने मारती है। यानी जब ये कोण नहीं आते थे तब से माचिस की तिली लेके मेहंदी हाथों पे मांडी जाती थी। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। इन दोनों स्थानों की सोजत की मेहंदी जो पाली में उत्पादन होता है, इसका वर्तमान में जीआई टैग प्राप्त है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हेटड़ी की भात, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर सबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, सीख व शादी पर तोरण, केरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख बनाए जाते हैं। इस तरीके की डिजाइनों में मेहंदी वर्तमान में तो कई कलात्मक चित्रांकन होता है। फिर है गोदना। मेहंदी के बाद है गोदना। तो गोदना क्या होता है ये देखते हैं। गोदना शरीर को सुसज्जित करने के लिए या शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। एक तरीके से टैटू बनवाना। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोद कर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। शरीर को चीर के ऐसे फिर उसमें काला रंग भर देते हैं तो ये रंग स्थायी हो जाता है, उसे ही गोदना कहते हैं। आदिवासी लोग में गोदना गुदवाने का अधिक छाव रहा है। यानी आदिवासी इस गोदना में विशेष रुचि लेते हैं। पर्याप्त धन व आभूषण के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवा कर अपने सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। यानी जब आभूषण कम थे, गहने कम थे, तो गहने पहनने के अंगों के स्थान पर ये गोदना गुदवा कर अपने आप को सुंदर दिखने की कोशिश की जाती थी और अभी भी की जाती है। स्त्रियां ललाट पर शांद, तिलक, आड़ मुड़वाती है। यानी ललाट पर इस तरीके का आकृतियाँ बनवा कर एक तरीके से स्थायी रूप से बना दिए जाते हैं ताकि बार बार बिंदी वगैरह का प्रयोग भी नहीं करना पड़े। आँखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे के पलक के साथ सारिया गुदवाती है। क्या गुदवाती है? सारिया का गुदवाया जाता है तो आँखों के पलक के नीचे धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियों व वृक्षों, दैनिक कार्यों के में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती है। तो ये गोदना हो गया। गोदना के बाद आगे देखते हैं अपना। तो गोदना के बाद है कोठिया। तो कोठिया क्या होती है? एक तरीके के बड़े मर्द भांड कह सकते हो आप, बड़े बड़े मिट्टी के पात्र कह सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठिया निर्मित की जाती है। यानी डिजाइनदार कोठिया चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार की जाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडने उभेर दिए जाते हैं ताकि ये दिखने में आकर्षक लगे। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। यानी एक तरीके से भंडारण हेतु बनाई जाती है। फिर कोठियों के बाद है व्हील। तो व्हील क्या है? अक्सर आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो आइए देखते हैं व्हील। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपसियों को धागे में बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक से जाल या कंगूरे बनाए जाते हैं। यानी व्हील एक तरीके से आज की आप कह सकते हो अपनी अलमारी के टाइप की। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से एक बढ़कर सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को क्या होती है? मिलती है। अब है कठपुतली। अपनी लास्ट लोक कला, अंतिम लोक कला कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियां कठपुतली का कमाल देखने से नहीं बनता है। धागा पुतली शहरी राजस्थान की देन मानी जाती है। ये कठपुतली राजस्थान की ही देन है। सियासन, बत्तीसी,
पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव-गांव, घर-घर में दिखाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। कब प्राप्त किया था? तो 1965 में रोमानिया में आयोजित, और ये भारतीय लोक कला मंडल का है, उदयपुर पे है। तो ये कठपुतली कला, इसी के साथ अपना ये पाठ होता पूरा। अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।